बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे। मैं वकार मुस्तफ़ा बेग, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा: ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह से समझ सकें। आप सबको इस सेशन में खुशामदीद। ये सेशन, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो है वो डेवलप किया है मैंने। इस वक्त टॉपिक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हाउ टू बी लेक्चरर इन केमिस्ट्री। ये बज़ाहिर एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर नज़र आता है, लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन, इसमें जो तमाम चीज़ें हमारे बच्चों को यहाँ पर इल्म नहीं होती, इस रहीमिया खान के रीजन में ख़ास तौर पर, तो इसलिए फिर मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया ताकि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को, अपने यहाँ पर मौजूद लोगों को फैसिलिटेट कर सकूँ ताकि वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे अंदाज से प्रिपेयर कर सके। इसके हवाले से सब लोगों को बाकायदा तौर पर वेलकम करता हूँ जो इस सेशन में मौजूद हैं, और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सेशन जो है ये आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इसमें हम डिफरेंट चीज़ों से जो है वो पीपीएससी को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं अपना वजह बयान कर दूं कि मैंने ये स्टेप जो है वो क्यों लिया। अल्लाह की ख़ास मेहरबानी से मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम 6 टाइम्स जो है वो क्लियर कर चुका हूँ और 4 टाइम्स जो है वो एनटीएस के एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। 6 टाइम्स इस तरह से कि इसमें कुछ बच्चों का ये जहन में आ सकता है कि इसके मैक्सिमम चांसेस तो 3 होते हैं, तो इसके चांसेस 3 बेटे एक पोस्ट के लिए होते हैं। लाइक लेक्चरर है उसके लिए 3 चांसेस हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए 3 चांसेस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए 3 चांसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इवन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी जो है वो क्लियर किया है, तो अल्लाह की ये मेहरबानी है। तो जब मैंने ये देखा अपने आप में कि ये मैंने 6 टाइम्स क्लियर किया है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है क्लियर करना इसको, तो सोचा कि क्यों ना इस रीजन के बच्चों को यहाँ पर गाइड किया जाए, क्योंकि जब से ये पोस्ट अनाउंस हुई हैं तब से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के गए हैं, वो काफ़ी परेशान हाल नज़र आ रहे थे। तो फिर ये दिल में बात आई कि क्यों ना इस धरती का हम पर बहुत एहसानात हैं, तो क्यों ना कुछ इसका हक जो है वो अदा करने की कोशिश की जाए। अब मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री जो है वो काम कर रहा हूँ 2016 से, और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 13 साल हो गए हैं टीचिंग की फील्ड में। इस वक्त मैं 14th ईयर जो है वो पास कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सेशन के ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि हम ये काम जो कर रहे हैं ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और इसमें मैं आप लोगों की क्या जो है वो गाइड करूंगा, आपको किस तरह से रहनुमाई करूंगा। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल सा है, टू क्रिएट अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स। पता नहीं क्यों हमारा ये रीजन जो है ये शायद मरकज से दूर है थोड़ा सा, तो यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो पीपीएससी के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते। तरह तरह की उनके माइंड में क्या सराइयाँ होती हैं, अजीब अजीब ख्यालात उनके जहन में इस टेस्ट के हवाले से होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके हवाले से जितने भी कयास सराइयाँ हैं, जितने भी ऐसे आइडियाज़ मौजूद हैं जो कि आपकी स्किल्स को, आपकी एबिलिटी को मुतासर करते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर किया जाए और आपको प्रॉपर अवेयरनेस इसकी दी जाए कि भाई ये टेस्ट जो है ये कोई बहुत मुइम्मा नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे बच्चे जो कि थोड़ी बहुत मेहनत से इसको पास कर सकते हैं। और दूसरी बात जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करना। अब पता नहीं क्यों जब से मैं हैरान हूँ कि ये टेस्ट अनाउंस हुआ है तो तरह तरह के मैसेजेस जो है वो बच्चे करते हैं। उनमें से कुछ बच्चों का मोराल ये होता है कि सर ये हम अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन हमसे ये होगा नहीं। अब ये पता नहीं कॉन्सेप्ट, अभी एक चीज शुरू भी नहीं हुई, अभी आपने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया, पहले से ही एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि नहीं सर ये हमसे नहीं होगी। और जिस चीज को शुरू ही इस काम से किया जाए कि ये हमसे नहीं होगी, तो यकीनी तौर पर बेटे फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो हो जाए। तो मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर मिलती है
और इसमें ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनके ग्रेड्स कुछ लोअर हैं या जिनकी सीजीपीए जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो ख़ास तौर पर बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि मोटिवेशनली जो है वो डाउन होते हैं। तो इस सेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम उन स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे जिनके ग्रेड्स कुछ कम हैं, क्योंकि हमारे इस खित्ते में सब लोगों को सीजीपीए के पीछे और परसेंटेज बेहतर बनाने के पीछे जो है वो लगा दिया गया है कि कुछ भी करें बस अपनी परसेंटेज और सीजीपीए को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव रखें, जबकि पीपीएससी में सीजीपीए और परसेंटेज को बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते ही नहीं है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि जिनका ग्रेड बहुत ज़्यादा हायर नहीं है, जिनकी परसेंटेज बहुत बेटर नहीं है, इवन देन ना सिर्फ उन्होंने ये टेस्ट को क्लियर किया बल्कि डिस्टिंक्शन के साथ जो है उन्होंने जो है वो इस सिचुएशन में कामयाबी हासिल की है, लाइक दे आर प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसलिए ऐसे बच्चे जिनके ग्रेड्स कुछ बेहतर नहीं है और वो मोटिवेशनली डाउन है, तो वो सबसे पहले कोशिश करें कि ये ख्याल अपने जहन से झटक दें कि जी बहुत ज़्यादा हायर ग्रेड्स होंगे तो ही हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और अगर लेस ग्रेड होंगे तो हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बात को सारे पार्टिसिपेंट जहन में बिठा लें कि आप सब में जो इसको अप्लाई कर सकता है वो इसको क्वालिफाई भी कर सकता है। इसलिए ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि अच्छे ग्रेड्स होंगे तो ही हम जनाब इसको मोटिवेशनली हायर लेवल पर अटेम्प्ट करेंगे, वरना हम इसको बस एक फर्ज जो है वो समझ के अदा कर देंगे। उसके बाद जो इस का प्राइम ऑब्जेक्टिव है सेशन का कि केमिस्ट्री के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना। असल में होता यह है कि मास्टर्स लेवल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे अपनी जो प्रीवियस स्टडीज होती हैं लाइक एफएससी है, बीएससी है, उसको बिल्कुल भुला चुके होते हैं, क्योंकि अपनी हायर स्टडीज में वो इतना बिजी होते हैं। और आजकल जिस तरह से ये दौर चल रहा है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो बच्चों में ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए बहुत कम, शायद कोई एक आधा स्टूडेंट ऐसा हो जो अपनी एफएससी या बीएससी की बुक्स को अलाइव रखता हो, पढ़ता हो उनको रेगुलर बेस पर। अदरवाइज बिल्कुल भी बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाते हैं, जो प्रीवियस उनकी स्टडीज होती हैं उसको वो नील करते चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस सेशन के जरिए हम उन भूले हुए टॉपिक्स को भी जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं ये कोशिश करूँगा कि जो आपका सिलेबस है उसके कुछ पोर्शंस डेवलप कर दूँ, और उसमें ख़ास तौर पर वो पोर्शन जिनमें इस टेस्ट में ज़्यादा पोर्शन आने के चांसेस हैं उनको हम इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा उनके पॉइंट्स बना दूँ, एमसीक्यूज बना दूँ, ताकि आपकी जो स्टडीज़ हो वो काफ़ी ऑब्जेक्टफुल हो और वहाँ पर आप बड़े आसानी के साथ जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। तो इंशाल्लाह इसमें वीडियो लेक्चर्स के जरिए से हम केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले पढ़े भी हैं। हो सकता है कि ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हों जो आपने ना पढ़े हों, तो ऐसी सूरत हाल में आपको इसका फिर काफ़ी फायदा हो जाएगा कि जो टॉपिक्स आपने कभी पढ़े भी नहीं है, तो जब वो आपके सामने एक डिस्कशन की सूरत में, क्वेश्चन आंसर की सूरत में, एमसीक्यूज की सूरत में आ जाएंगे, तो फिर आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट हासिल हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट्स की स्किल को ये इस काबिल बनाना है कि वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। जहां पर थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं वो ब्रिलियंट, वो थ्योरी में बड़ा इजी फील करते हैं कि भाई उनके पास मार्जिन ऑफ टाइम होता है, वो काफ़ी कुछ उसमें एडअप कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आ सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू जो है वो टू द पॉइंट स्टडी है, इसमें यस या नो एक मिनट में फैसला हो जाना है कि भाई आपका ये सवाल जो है वो ठीक है या गलत है। तो इसलिए अपने स्टूडेंट्स में स्किल्स ऐसी पैदा करने की कोशिश करना है कि वो एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। देखिए बेटे 100 के करीब एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से जरूरी नहीं है कि सारा का आंसर जो है वो आपके नॉलेज में हो। काफ़ी एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिस पर आप ग्रेजुअली आंसर तक पहुंचते हैं, आपको एग्जैक्ट आंसर का पता नहीं होता, लेकिन आप सही आंसर को चूज करने की बजाय जो 3 रॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको लोकेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस सेशन के जरिए से ये भी कोशिश करूंगा कि ऐसे कोई एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सामने पेश करूं कि जिसका अगर आपको राइट आंसर मौजूद नहीं है तो आप 3 रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करके जो है वो सही आंसर तक पहुंच सके। और जो 5th ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है या इसके लिए आपने कोई फ़ी क्यों नहीं रखी। तो बेटे ये भी मैंने फिर इस सेशन के ऑब्जेक्टिव में उन बच्चों के लिए ऐड कर दिया है कि देखें इस पाकिस्तान ने, इस मुल्क ने और ख़ास तौर पर इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल एक ईजी और कंफर्टेबल लाइफ अगर गुजार रहा हूँ तो इसमें ज़रूर सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो मेरे मुल्क का है और फिर मेरे शहर का है।
तो मैं ये चाहता हूं कि जो स्किल्स मेरे अंदर मौजूद हैं तो वो मेरे साथ ही आगे ना शिफ्ट हो जाएं, बल्कि अगर उसमें से कुछ मैं अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकूं, उनको थिंकिंग मॉड को बेहतर कर सकूं, उनको कुछ ना कुछ मैं हेल्प कर सकूं इस फील्ड में, तो वो मैं करूंगा। और हर चीज़ जो है वो मैं नहीं चाहता कि उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये हो कि मैंने उसमें कुछ पैसे कमाने हैं। और ख़ास तौर पर जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड हों, वो बेचारे फिर हैवी फीसेस भर के जो है वो इस तरह से नहीं कर सकते प्रेपरेशन, या बड़े शहरों में जाकर इसकी अकेडमीज़ में उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पर रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, और बिल्कुल इसमें कोई कॉस्ट इंशाल्लाह आपकी डेवलप नहीं होगी, सिवाय इसके कि आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए जहाँ पर आप वीडियो लेक्चर जो है वो देख सकें। तो ये बेटे सिर्फ और सिर्फ मेरी एक छोटी सी एफर्ट है कि मैं अपने पाकिस्तान को जो है वो सर्व कर सकूं, और इंशाल्लाह ताला मैं इसको पूरी कोशिश से, पूरी ईमानदारी से करूंगा कि कोई इसमें ये एलिमेंट डेवलप ना हो कि चूंकि जी इसमें फ़ी नहीं है तो इसलिए ये काम भी नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह मैक्सिमम इसमें मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, और जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह उनको ज़रूर इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव था। अब हम जरा बढ़ते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ। टेस्ट अनाउंस हो जाता है, डेट आ जाती है, तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई हमारा जो फाइनल मेरिट बनना है तो वो किस तरह से बनना है। तो इस तरह से क्यूरोसिटी हमेशा माइंड में रहती है, पता नहीं मेरा होगा टेस्ट क्लियर या नहीं होगा, या मेरा सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। और ये पता नहीं क्यों हमारे बच्चे मॉरली इतना डाउन क्यों होते हैं। अनफॉर्चुनेट है ये, मतलब यकीन करें कि मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा सबसे पहले जैसे ही पोस्ट को देखे तो वो कहे ये मैंने ज़रूर इसको इंशाल्लाह ताला हासिल करके रहना है। तो जब प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस पोस्ट को हासिल करके रहना है, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक की मदद भी उस तरह से शामिल हो जाती है, और आखिरकार आप एक दिन जो है वो इसको हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया बताने का मकसद उन बच्चों को जो मोटिवेशनली डाउन है अपने कम ग्रेड्स की वजह से, खास तौर पर उनके लिए है कि देखें बेटे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स सिर्फ 40 हैं, और 40 में उन्होंने इस तरह से ग्रेडिंग की हुई होती है कि जी जिसकी फर्स्ट डिवीजन है उसको कितने मार्क्स देने हैं, जिसकी सेकंड डिवीजन है उसको कितने मार्क्स देने हैं। तो इसमें ज्यादातर जो बच्चों के मार्क्स बनते हैं मास्टर्स लेवल तक, मैट्रिक से लेकर एफएससी, बीएससी और एमएससी, तो वो 32, 33, 34, 35, 36, या बहुत कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो तो 37 तक उसके मार्क्स बनते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें तो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता एक बहुत ज्यादा ग्रेड लेने वाले बच्चे में और एक कम ग्रेड लेने वाले बच्चे में। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 नंबर का फर्क डेवलप हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस डेवलप नहीं हो सकता, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसका बाकी क्राइटेरिया भी मैं डिस्कस करूंगा तो ये 3 to 4 मार्क्स का बेटे डिफरेंस अगर है तो ये कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। तो इसलिए ऐसे बच्चे जो ग्रेड्स कम होने की वजह से मोटिवेशनली डाउन है तो वो बिल्कुल अपना मोराल बिल्कुल 100 पर ले जाएं और कोशिश करें कि वो भी बाकी बच्चों की तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आपका सबसे पहले जो है वो एक टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, यानी इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर है। और इस दफा जो है उन्होंने मेंशन कर दिया है, हमारे दौर में तो ये था ज्यादातर कि वो सब्जेक्ट से ही आता था। सिर्फ 1-2 ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हुए हैं जिसमें 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज था, वरना 100% सिलेबस जो होता था वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता था। अब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन कर दिया कि 20% जो है वो आपका जनरल नॉलेज होगा और 80% जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो मैं ही सारा आपको कोशिश करूंगा फैसिलिटेट किया जाए, जबकि 20 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज है उसके लिए भी इंशाल्लाह इस ग्रुप के थ्रू जो है वो आपको इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, लेक्चर्स होंगे उसके भी, और आपको जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह मटेरियल और प्लस उसके लेक्चर्स दिलवाए जाएंगे, ताकि उसमें से भी अगर कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। वो बेशक इस रिस्ट्रिक्शन में, जो रिस्ट्रिक्शन में तो नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसमें भी रहनुमाई दी जाए, ताकि हमारे बच्चे वो जो 20 मार्क्स हैं जनरल नॉलेज के उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकें। उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स 100। मेरे अगर आप आइडिया को समझें तो सबसे मेन फैक्टर जो डिसाइड करता है वो आपका इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू में जाता कौन है? जो अपना टेस्ट क्लियर करता है। और टेस्ट का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो केमिस्ट्री में अगर प्रीवियस कुछ देखा जाए, वैसे तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता,
ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो उसको क्लियर कर रहे हैं और कितने कितने मार्क्स के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो अराउंड 60% ऑफ द मार्क्स जो है वो तकरीबन इसमें जो बच्चे ले लेते हैं टेस्ट में, वो जरूर इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू में जाते हैं और 100 मार्क्स का स्ट्रेट इंटरव्यू होता है। तो जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो इंटरव्यू होता है, क्योंकि टेस्ट में देखें अगर एक बच्चा फर्ज कर लेते हैं कि 100 है, इसको उन्होंने जब फाइनली लेकर जाना है तो इसको उसने 50 मार्क्स में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपने लिए हैं 70 मार्क्स तो आपके फाइनल सिलेक्शन के दौरान 70 को वो हाफ कर देंगे तो आपके 35 मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। इसी तरह अगर किसी के 74 है तो वो 37 काउंट होंगे। तो यहां पर भी डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता। अगर टेस्ट में भी कोई 5-7 नंबरों का फर्क है तो वो जो फाइनल सिलेक्शन में जाना है तो वो उस डिफरेंस से भी हाफ डिफरेंस हो जाना है। लेकिन जिस चीज के मार्क्स फुली ऐड होने हैं वो है इंटरव्यू। इसके 100/100 मार्क्स हैं, जो 60 लेगा उसके 60 एड अप होंगे, जो 80 लेगा उसके 80 एड अप होंगे। इसमें कोई हाफ या इसको रिड्यूस नहीं किया जाता। तो यहां पर जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस दोनों जो फैक्टर्स थे उनमें पीछे भी थे अगर किसी कैंडिडेट से, तो वो यहां पर आकर बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना ऐसे बच्चों ने। खासतौर पर मैं उनको बार बार मुखातिब कर रहा हूं कि बच्चे ये बार बार, सर हमारे ग्रेड्स कम आए हैं, हमारी CGPA बहुत अच्छी नहीं है, हम तो बिल्कुल ही नहीं शामिल होंगे। तो ये उनके लिए मैं बार बार कर रहा हूं कि बेटे ऐसा नहीं है। इंटरव्यू विल बी द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। और इंटरव्यू में वो कौन सा बच्चा जाएगा जो अपने टेस्ट मार्क्स बहुत अच्छे लेगा। तो टेस्ट के ऊपर कहीं पे भी ग्रेड मेंशन नहीं होंगे, ना ये शर्त है कि यदि अच्छे मार्क्स होंगे तो ही आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी बच्चा, चाहे वो अच्छे ग्रेड्स के साथ है, चाहे वो थोड़े एवरेज ग्रेड्स के साथ है, अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो वो इंटरव्यू के लिए जरूर जाएगा। और इंटरव्यू में अगर वो अच्छे नंबर ले लेता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। ये 3 मेन चीजें हैं और इसमें से सिर्फ एक पोर्शन क्लेम्ड मार्क्स का होता है। और ये बिल्कुल स्पेशल केस में होता है कि अगर किसी कैंडिडेट के कोई फादर या ब्लड रिलेशन में से कोई गवर्नमेंट सर्विस के दौरान वफात पा जाए तो वो 10 मार्क्स में से क्लेम कर सकता है। लेकिन ये बहुत स्पेशल केस होता है, इसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन देना पड़ती है, फिर एक कमेटी बैठ कर डिसाइड करती है कि ये मार्क्स इस कैंडिडेट को दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। तो 200 टोटल बन गए। उसमें से देखें कैसे है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट काउंट होगा आउट ऑफ 100, यानी इसको हाफ कर देंगे, और 40 मार्क्स में से आपको मिलेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी मैट्रिक, FSC, BSc और MSc। यहां पर ये ख्याल है बेटे कि जो B.Ed है बच्चों का वो लेक्चरशिप में काउंट नहीं होगा, लेकिन B.Ed लाजमी काउंट होता है या लाजमी हिस्सा है अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, या अगर आप अपीयर हो रहे हैं इनटू द एग्जाम ऑफ हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस। तो वहां पर B.Ed के बगैर आप टेस्ट में भी अपीयर नहीं हो सकते, और अगर किसी तरह अपीयर हो भी गए हैं और टेस्ट के बाद जब अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाते हैं तो आपके पास B.Ed की डिग्री अगर नहीं है तो आपका इंटरव्यू ही नहीं लिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ये मैसेज सुन रहे हैं तो वो कोशिश करें कि B.Ed अपना जरूर कर लें, क्योंकि MSc या MPhil की बेस पर आप सिर्फ लेक्चरर के टेस्ट में और इसकी सिलेक्शन में तो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े पोर्शन से महरूम है, लाइक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस। तो उसके लिए B.Ed मस्ट है। तो पहली फुर्सत में तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि वो B.Ed जरूर करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि MPhil से पहले भी B.Ed जरूर करें, क्योंकि MPhil उतना आपको बेनिफिट नहीं दे रहा सिलेक्शन में जितना B.Ed देगा। तो 200 में से ओवरऑल ये तीनों चीजों को एड अप किया जाएगा। तो जो बच्चा मेरे ख्याल में इंटरव्यू में बेस्ट होगा वही ओवरऑल बेस्ट होगा। तो इसलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हवाले से भी परेशान ना हो, और सेकेंडली अगर टेस्ट क्लियर जरूर हो जाए, क्योंकि उसके बगैर तो इंटरव्यू नहीं कॉल होगा, चाहे उसमें नंबर बहुत ज्यादा ना भी हो तो यू स्टिल हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ सिलेक्शन। एक सीट के अगेंस्ट तकरीबन 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये एक रफ सा एस्टिमेशन है, थोड़ी बहुत वैल्यूज वेरी करती हैं। समटाइम इतने बच्चे ही टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, तो ऐसा भी हुआ है कि समटाइम के सीट्स जो हैं वो जितनी थी तकरीबन उतने ही बच्चों को टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, क्योंकि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सके थे। यूं भी हुआ है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ज्यादा हो गई हैं और कम बच्चों ने टेस्ट पास किया। तो अजीब अजीब सूरत हाल सामने आती रहती है, लेकिन बहरहाल अब जब से बच्चे इसको थोड़ा सीरियस लेते हैं
तो ज़्यादा बच्चे अगर टेस्ट पास करते हैं तो मैक्सिमम एक सीट के अगेंस्ट जो है वो 5 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो जिस तरह से मेल केमिस्ट्री की सीट जो है वो 90 है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और फीमेल कैंडिडेट्स की 100 है तो आप इसको भी 5 से, तो इतने कैंडिडेट्स एटलीस्ट जो हैं वो इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे और अपनी सिलेक्शन को साबित करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो एमएससी करने के बाद ऐसी फील्ड्स में चले जाते हैं जो उनका स्टडीज से कोई लिंक नहीं रहता। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ऐसे प्रोफेशन में, टीचिंग में आ जाते हैं जो कि पढ़ाने के साथ वाबस्ता होते हैं, तो उनका ये होता है कि सिलेबस थोड़ा सा अपडेट रहता है। तो ये ख़ास तौर पर रिकमेंडेड सिलेबस उन बच्चों के लिए एडअप किया गया है जो बिल्कुल ही इस लिहाज से स्टडी से आउट हो गए जॉब के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में। तो ये सिलेबस कुछ एक मैंने यहाँ पर समराइज किया है। मैक्सिमम कोशिश की है कि हर वो टॉपिक मेंशन ज़रूर हो जाए जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक बड़ा अच्छे पोर्शन के साथ जो है वो इस टेस्ट में आपको आनी है, और बच्चे इसमें थोड़े से वीक भी होते हैं। तो इसमें सिलेबस आप ज़रूर इसको मेंशन करेंगे। मसलन उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये ग्रेजुएशन के जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका पहला चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन, इन सब के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रिएक्शंस किस तरह से करते हैं, किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स, ईथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, ये ज़हन में रखना है कि ऑर्गेनिक में हो नहीं सकता कि कोई भी ऐसा टेस्ट, मुझे याद नहीं है कि 6 में से मैंने दिया हो और आइसोमेरिज्म में से उसमें एमसीक्यूज ना आए हो। काफ़ी एमसीक्यू आइसोमेरिज्म में से आते हैं। इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज पर भी एक वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा, क्योंकि इनमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ये टेक्निक्स नहीं पढ़ी हुई होती। और इसी तरह सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो ये पोर्शन जो है वो अगर आप अच्छे तरीके से कवर अप कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक से अगर रेलिवेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आप उनको इंशाल्लाह बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है और बच्चे जो हैं वो इसको इतना ज़्यादा लाइक भी नहीं करते, लेकिन इसमें से भी एक बड़ा हेल्दी पोर्शन आपके टेस्ट में ज़रूर आता है। तो कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, उनमें सॉलिड्स है, गैसेस हैं, लिक्विड्स है, कोलाइड्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनामिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशंस है और पीएच या पीएच के अलावा आप इसमें फेज रूल्स कह सकते हैं इसको, और कैटालाइसिस है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिहाज से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या रेलिवेंटली थोड़ी सी ईजियर होती है, तो लेकिन ईजियर है, लेकिन ये नहीं कहना कि इसका पोर्शन नहीं। इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो आते हैं, क्योंकि देखें 80 MCQs बेटे बनने हैं, और अगर हर से वो 20-20 भी बनाए तो वो तब जाकर 4 बुक्स में से बनाने में कामयाब होगा। तो इसमें देखें पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड एंड बेसिस है, आयोनिक रिएक्शन इन द सॉल्यूशंस है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से ज़रूर काफ़ी एमसीक्यू आते हैं, स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्रोमेटोग्राफी से ज़रूर एमसीक्यूज डेवलप होते हैं, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी हो या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो, उससे ज़रूर क्वेश्चन राइज करते हैं। इसी तरह कार्बन एंड सिलिकॉन्स है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और केमिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद ये मेन मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं कि एटलीस्ट इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत चांसेस हैं कि आप इस टेस्ट को बड़े इज्जतदार तरीके से क्लियर कर जाएंगे अच्छे नंबरों के साथ। अब सवाल यह है कि इस सिलेबस को प्रिपेयर कहाँ से किया जाए। बिल्कुल इसके लिहाज से सबसे पहले तो ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टेक्स्ट बुक। पहला काम यह करें कि एफएससी की बुक सर्च आउट कर लें अपने किसी नेबर से, या अगर आपके पास अपनी पड़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि आपके पास पहले दिन से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक हो। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो की बुक भी यूज़ हो सकती है। कुछ बल्कि की बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें पॉइंट्स बने हुए होते हैं, तो जिनमें पॉइंट्स बने हो तो वो ज़रा इजी भी हो जाएगा
लेकिन ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तो बुक्स आपके पास पहले दिन से मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका जो है ना वो एफएससी के कॉन्सेप्ट से डेवलप हो जाता है। अगर आपने बीएससी बहुत ज्यादा नहीं भी की हुई लेकिन एफएससी स्ट्रांगली की हुई है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों क्लासेस को पढ़ाता हूं, तो काफी ऐसे टॉपिक हैं जो एफएससी के ही फॉरवर्ड होकर बीएससी में आ जाते हैं। तो इस तरह अच्छी तैयारी बच्चे की हो जाती है अगर उसका एफएससी स्ट्रांग है तो। इसी तरह इसमें आप तमाम जो एक्सरसाइज हैं उनमें एमसीक्यू ऑलरेडी बने भी हुए हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट करें। इसी तरह प्रैक्टिकल्स नोटबुक फॉर एफएससी बेसिक, ये देखें कि प्रैक्टिकल्स में से भी एमसीक्यूज बनते हैं कि भी जैसे एसिडिक रेडिकल कौन कौन से हैं, बेसिक रेडिकल कौन कौन से हैं, एस्प्रीन कैसे प्रिपेयर होती है, तो ये प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी हमारे लिए एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बीएस बहल एक राइटर है, उसकी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरी चौधरी सनाउल्लाह साहब की एक बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टर यूनुस साहब की बुक जो है वो काफ़ी फेमस है, वो यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूनुस साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी बुक है और बड़ी डिटेल के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें। और इसी तरह कारवां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स बनाकर बच्चों को दिया हुआ है, तो इसमें याद रखना काफ़ी ईजियर हो जाता है और एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कारवां वालों की बुक मौजूद है। और सबसे जो आखिर में बुक मेंशन है, इसने मुझे बहुत हेल्प की है, टेस्ट योर केमिस्ट्री, डॉक्टर हक नवाज भट्टी साहब की ये बुक है। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर हैं और ये उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से बुक लिखी है, क्वेश्चन आंसर की सूरत में। एक लाइन का क्वेश्चन है और 1 से 1.5 लाइन में उसका जवाब है, तो ये भी प्रेपरेशन के लिहाज से बहुत यूजफुल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से ज़्यादातर बुक्स फौरी तौर पर मिलेंगी भी नहीं, और जैसा कि आजकल आपको पता है लॉकडाउन सिचुएशन है, तो परेशान होने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। इनमें से काफ़ी बुक्स और काफ़ी मटेरियल आपको मैं इंशाल्लाह पीडीएफ फॉर्मेट यानी ई बुक की सूरत में आपसे शेयर करूंगा इसी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको ये परचेज करने की या बुक स्टॉल्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो एक फिजिकल अपीयरेंस बुक की होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन बहरहाल अब काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी महंगी किताबें हैं, इनमें से वो अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से भी इशू हो सकता है, अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप उसमें से जो पोर्शन चाहें वो प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट काफ़ी ईजियर है, 2-3 रुपए में एक प्रिंट हो जाता है उमूमन, तो वो अगर आप प्रिंट ले लेंगे तो वो सस्ता पड़ जाएगा। और आपको मैं इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से मटेरियल शेयर करूंगा ताकि आप इसमें ईजीली उसको साथ साथ कवर अप कर सकें। अब सब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन कि सर हम कैसे प्रोसीड करेंगे। देखें बेटे, प्रोसीड करने में अगर तो ये कोविड-19 की सिचुएशन ना होती तो हम इसको फिजिकल सेशंस की सूरत में लेकर जाना चाह रहा था मैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सख्त पाबंदी है कि फिजिकल सेशन जो है वो कंडक्ट नहीं करने आपने बिल्कुल। और सेकंड ये है कि फिजिकल सेशन में एक दो प्रॉब्लम ये भी आते हैं कि अगर फर्ज किया आप 1 घंटे का भी सेमिनार कंडक्ट करते हैं तो 1 घंटे में जो आप मटेरियल डिस्कस कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जाहिर बात है बोर्ड यूज करना पड़ता है उसमें, और आप चंद टॉपिक्स ही 1 घंटे में गो थ्रू करवा सकते हैं। तो अगर आप यही चीज़ विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो बच्चों तक पहुंचा भी सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि ये वीडियो लेक्चर्स आप कहीं पर भी बैठ कर ईजीली देख सकते हैं। मतलब अगर आप शहर में हैं, शहर से बाहर हैं, तो ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये आपको हर जगह पर अवेलेबल हैं। बस नेट ऑन करें और ये देखना शुरू कर दें। एक दफ़ा चीज़ क्लियर नहीं हुई, सेकंड टाइम देख लें, तो ये आपको बार बार आप देखना चाहें तो वो भी आपके पास चांसेस हैं। और दूसरा, इससे ज़्यादा बच्चे एक्सेस भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के भी हमारे पास बच्चे ऐड हो चुके हैं जो फिजिकल सेशन में अपीयर नहीं हो सकते, लाइक वो इस वक्त खानपुर में हैं या सादकाबाद में हैं, या इवन इससे दूर लाहौर से भी कुछ बच्चे जो हैं वो ऐड हैं। तो वो फिर फिजिकली सेशन को जो है वो रूल आउट कर दिया गया है। एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा ये है कि एक्सेस के लिहाज से वीडियो लेक्चर्स थ्रू वेब जो है वो हम इससे प्रोसीड करेंगे। अब किन किन टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं, मेरे पास प्रीवियस पेपर्स मौजूद हैं पीपीएससी के, तो वक्तन फवक्तन मैं आपसे वो पेपर भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो जो ज्यादा आने वाले टॉपिक्स हैं और डिफिकल्ट मैं समझता हूं कि बच्चे के लिए हैं, उनको हम इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर जरूर कन्वर्ट करेंगे। मसलन जैसा कि मैं इंशाल्लाह कल आपको पहला लेक्चर जो है वो पहुंच जाएगा मेरा, वो मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हवाले से डेवलप किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।
यानी आई विल ट्राई कि वो टॉपिक्स जिनमें से ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं और वो थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, उनको तो एटलीस्ट मैं वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में जरूर आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये कोई इजी काम नहीं है, इसमें काफ़ी एफर्ट लगती है, ख़ासतौर पर ये स्लाइड्स वगैरह बनाना और उसके बाद ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग करना, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो टेक्निकली डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बोर्ड पर पढ़ाना हमें काफ़ी इजी भी लगता है और हमें उसकी आदत भी है, लेकिन बहरहाल अब जिस तरह की सिचुएशन है उसी के मुताबिक कोशिश करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी लेक्चर्स, मैं उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं करना चाह रहा, लेकिन काफ़ी लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह इस ग्रुप के ज़रिए से पहुंचेंगे, जिसमें क्रोमेटोग्राफी पर ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह ताला, स्पेक्ट्रोस्कोपीज पर ज़रूर दूंगा, इसी तरह जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन पर ज़रूर दूंगा, रिएक्शन काइनेटिक्स है इस पर ज़रूर दूंगा। इसी तरह अगर आप चलें तो ये हमारी ख़ास तौर पर ऐसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो बायो से रेलिवेंट हैं, बायो केमिस्ट्री, ये बच्चे इसमें थोड़े वीक होते हैं, इसको ज़रूर कंसीडर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मैक्सिमम जो अहम टॉपिक्स हैं, लाइक जिसमें अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, क्वांटम नंबर्स हैं और इसी तरह डिफरेंट रूल्स हैं, यानी कि जो चीज़ एग्जाम में आपको हेल्प आउट कर सकती है वो मैं पॉइंट्स बनाकर, उनके एमसीक्यूज बनाकर, उनका क्वेश्चन आंसर बनाकर इंशाल्लाह आपसे ज़रूर वीडियो लेक्चर के ज़रिए से मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से हम सबसे पहले प्रोसीड करेंगे। नंबर 2, आपको जिन टॉपिक्स में लेक्चर ना भी दे सका उनका मटेरियल जरूर इस व्हाट्सएप के ग्रुप से आपको शेयर करूंगा। मतलब बुक खरीदिए कि जैसे मैंने पहले भी आपको का जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अपनी आसानी के खातिर। अदरवाइज काफ़ी बच्चे जो हैं वो इजीली मोबाइल की स्क्रीन पर ही पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को अगर आइज़ वगैरह अगर वीक हैं, थोड़ी सी नज़र का इशू है, तो उसके लिए मसला हो सकता है, तो वो फिर प्रिंट आउट उसको कर सकता है। और उसके बाद व्हाट्सएप पर डिस्कशन ग्रुप में मैंने अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, क्योंकि मैं इसको पर्पसफुल बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रुप में इधर उधर की बातों से टाइम वेस्ट करें, तो इसलिए अभी मैंने उसमें आपका जो डिस्कशन या मैसेज या कमेंट है उसको अभी अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन कोशिश करूँगा कि उस ग्रुप में कोई एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम के लिए जो मैं अनाउंस कर दिया करूँगा तो डिस्कशन अलाउ किया करूँगा। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर अब सब बच्चों के पास है, तो आप उसमें मुझसे कोई भी क्वेश्चन रेलिवेंट अराइज करता है तो वो डिस्कशन की फॉर्म में वो आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहली फुर्सत में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वॉइस नोट के ज़रिए या लिख कर जो है उसका आंसर कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह हम ये टोटल प्रिपरेशन जो हमारी बेस होगी और जो भी इसमें अपडेट करेंगे वो इसी ग्रुप के ज़रिए से प्रोसीड करेंगे, और इंशाल्लाह इसको बड़े एक इफेक्टिव वे में लेकर जो है वो मैं आगे चलूँगा। अब मैं थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से मिथ्स हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। असल में होता यह है कि बेरोजगारी की शरह, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है हमारे कंट्री में। अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, हालांकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल कंट्री है, अल्लाह ताला ने इसको हर नेमत से नवाजा है, सिर्फ उसको यूटिलाइजेशन जो है वो सही नहीं कर पा रहे हम, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ख़ास तौर पर ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है। तो इसलिए बच्चे, जाहिर बात है, फाइनेंशियली हर एक को हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, वो चाहता है कि अपने घर के मामलात को बड़े इफेक्टिव वे में वो लेकर चले। तो जॉब हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके घर का सारा दारोमदार सर्कल जॉब पर होता है तो वो इन मिथ्स का बड़ी आसानी से बेचारे शिकार हो जाते हैं। वो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं कि बस किसी तरह हमारी जॉब हो जाए। तो अब जैसे ये जॉब्स अनाउंस हो गई हैं, अभी तो ये थोड़ा सा मिथ्स जो है वो इसके हवाले से कम जो है वो डेवलप होंगे, लेकिन जैसे ही इसका टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा तो ये एकदम से ऐसे ग्रोथ जो हैं, जिनको मैं नेगेटिव एलिमेंट्स कहूँगा अपने सोसाइटी के, वो शुरू हो जाते हैं कि लो जी आप इतने 5 लाख रुपया दें या 10 लाख रुपया दें तो सीट आपके लिए रिजर्व, आपको पीपीएससी का जो है इंटरव्यू क्लियर करवा दूंगा, सीट मिल जाएगी। प्लीज 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 ऐसी कोई भी बात बिल्कुल झूठ है। पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम इंशाल्लाह अब आप गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसमें किसी को 1 रुपया भी आप इस मद में मत दें कि वो आपकी जॉब करवा सकता है। मैं समझता हूं कि मजबूर लोग जो होते हैं वही बेवकूफ़ बनते हैं लोगों के हाथों, लेकिन बेटे इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। 17 ग्रेड की पोस्ट है, बहुत अपीलिंग होती है आपके लिए, मैं समझता हूं, लेकिन ये टोटल मेरिट बेस्ड सिस्टम है। इसमें किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है कि वो आपको, अब इंटरव्यू पैनल जो है अगर आप देखें तो वो 1 से ज़्यादा इंटरव्यू पैनल जो है वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं।
मसलन उम्मीद है कि इस दफ़ा बहावलपुर में भी सेंटर बनेगा इंशाल्लाह, मुल्तान में बनता है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो अब मुख्तलिफ जगह पर तो इंटरव्यू पैनल मौजूद हैं और आप अपनी मर्जी से अपना स्टेशन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, आपकी दिल करे आप मुल्तान में इंटरव्यू दें, लाहौर में दें, इस्लामाबाद में दें, कोई इशू नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन आपका इंटरव्यू हर शहर में कंडक्ट करवा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा इतना ज़्यादा नॉलेज, बल्कि इवन जो पीपीएससी के जो टीम डेवलप होती है इंटरव्यू के लिए, इनको भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पर बताया जाता है कि जी आप इस इंटरव्यू पैनल में सिलेक्ट हुए हैं और आपने इंटरव्यूज करने हैं। बहुत कम टाइम का स्पैन होता है, वो इवन खुद नहीं बता सकते कि इतना शॉर्ट वे में, उनको 1 या 2 दिन पहले ही पता लगता है कि वो इंटरव्यू पैनल का हिस्सा है। और सेकेंडली ये है कि उनके फिर नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, उनको नई सिम्स दे दी जाती हैं जिनका डाटा जो है वो ट्रैक हो रहा होता है। अपनी तरफ से मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है पीपीएससी का, और इसमें करप्शन करना या किसी को जॉब लेके देना इम्पॉसिबल है। असल में ये ग्रुप करते क्या है, यानी कि अगर आपने सुना जी वो फलाने ने 5 लाख रुपया दिया या 10 लाख रुपया दिया, लोग तो बड़ी बड़ी ऑफर्स कर देते हैं 17 स्केल के लिए, तो वो सक्सेसफुल हो गया जी। ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये कि जब वो एक फर्ज किया जी अब 500 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, अब वो 500 से राब्ता करेंगे और कहेंगे जी हमें 5 लाख रुपया दो। अब 500 के 500 तो नहीं ज़ाहिरी बात दे सकते, उनमें से वो समझे कि जी से फॉर एग्जांपल जी कोई 50 लोग उनके जाल में आ गए कि जी अब 50 लोग जाल में आ गए, उन्होंने उससे गारंटी ले लेनी है, कुछ एडवांस ले लेते होते हैं जी 1 लाख रुपए की एडवांस है, बाकी अगर काम हो गया तो आप हमें 4 लाख रुपया या 10, जितना भी उनका रेट तय हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में यह काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अब उसके बाद चुप करके वो बैठ जाते हैं और इंटरव्यू होने देते हैं, सारा कुछ होने देते हैं, हाँ जी बात हो गई है। वो आपको पहले ही आधी उम्मीद दिलाते हैं, मसलन कि देखें जी कोशिश तो मेरी बड़ी है लेकिन जी हालात बड़े ख़राब हैं, वो जी गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, गवर्नमेंट वैसे कर रही है, चेयरमैन चेंज हो गया, ये ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। अब जिन कैंडिडेट्स का नाम फर्ज के, जैसे मैंने आपको बताया 50 को उन्होंने अपने जाल में फंसाया था, और 50 में से फर्ज कर लेते हैं कि 8 ऐसे कैंडिडेट थे तमाम सब्जेक्ट्स के मिलाकर कह रहा हूं जो सक्सेसफुल हो गए बाय चांस। तो अब 8 को वो मल्टीप्लाई, जो भी उनसे अमाउंट तय थी, आप देखें कि अगर वो 5 लाख था तो 40 लाख या 50 लाख वो लीगली वो कहेंगे जी देखें आपको सीट हमने लेके दी है। अब जो बाकी 40 या 42% जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए, कहेंगे देखें जी हमने बड़ी कोशिश की, ये आपके पैसे वापस, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके पैसे जो है वो आपको वापस कर देंगे, और बड़े इज्जत और एहतराम से वो वापस कर देते हैं। तो वो जो जिसको पैसे वापस मिल जाते हैं उसका प्रेशर, काफी गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ये बेटे सारी मिथ्स है, प्लीज इन पे मत बिलीव करें, अपने आप पर बिलीव करें। और ये सारा फेक है, झूठ बोलेंगे आपसे कि इतने पैसे दें और ये फलाने का मैंने करवा दिया था, फलाने का करवा दिया था। अपने हलाल से कमाए हुए पैसों को इस तरह की किसी भी बंदे को नहीं देना जो आपको ये क्लेम करे कि वो आपको पैसे लेकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम या उसका इंटरव्यू क्लियर करवा सकता है। उसके बाद बिलीव करें अपने आप पर, आप कर सकते हैं। मेरे यहां पर मेन इस लेक्चर को रखने का मकसद यह है कि मैं बड़ा परेशान हुआ जब ये पोस्ट अनाउंस हुई, तो कितने ही बच्चों ने ये मैसेज किया कि सर पोस्ट अनाउंस हो गई है, हमने अप्लाई कर दिया है या हम अप्लाई करने लगे हैं, लेकिन सर इसकी कुछ तैयारी करने का फायदा है? सर मेरा 2nd डिवीजन है 1 साल में, सर मेरी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सर मैं बड़ा परेशान हूं कि बड़ा मुश्किल सुना है, टेस्ट आता है, और ऐसे मतलब पहले दिन से ही मोरल डाउन है। तो नहीं बेटे, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया है और दिया है, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको आइडेंटिफाई करें। यस यू कैन डू इट। इम्पॉसिबल का आई एम फेंक दे किसी गड्ढे में और इसको पॉसिबल बनाए कि आप ये कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपकी आई टू आई कांटेक्ट के जरिए आपको कहना चाहता हूं बेटे कि आप ये कर सकते हैं। करें क्या? सिर्फ इसको मेहनत से करें। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पीपीएससी के लिए कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने कितनी दफा टेस्ट दिया, इंटरव्यू में रह गया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद हूं कि मैंने इतनी दफा टेस्ट क्लियर करने के बाद जाकर पीपीएससी में सीट हासिल की। इंटरव्यू मेरा नहीं कई दफा क्लियर होता था, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं हुआ और ना मैंने हिम्मत हारी है। तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो अल्लाह ताला आपकी कोशिश को जरूर कंसीडर करता है। अगर आप पहले ही कोशिश से पहले कहते नहीं जी मेरा होना नहीं है, तो वो नहीं होता फिर। और अगर आप कहें नहीं जी मेरा होना है और बिलीव करें अल्लाह ताला आपने करवाना है,
तो वो जरूर आप एक दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बहुत ही हैंडसम ये जॉब्स हैं, बहुत ही बाइज्जत रोजगार है। तो लेकिन इतनी अच्छी पोस्ट पर, इतनी रिकॉग्नाइज पोस्ट पर जाने के लिए एफर्ट तो होगी ना। एफर्ट से मत घबराएं, किताबें उठाएं। अब आप छोड़ दें सारा कुछ कि आपने कोई गेम खेलनी है या आपने कहीं शिरकत करनी है, किसी अजीज वगैरह के आना जाना है। जस्ट ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टडी, क्योंकि बेटे टेस्ट का जब आपके सामने मटेरियल आ जाना और आपने उसका जवाब दे देना है ना, तो वहां पर आपके कहीं भी ग्रेड मेंशन नहीं है कि जी आप इस ग्रेड के साथ टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं। और इंटरव्यू में वही जाएगा जो टेस्ट क्लियर करेगा, और जब वो इंटरव्यू में चला जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी स्किल्स से इंटरव्यू पैनल को इंप्रेस कर सकता है। तो इसलिए सारी अपने माइंड की जो चीजें और आपने उलझने डेवलप की हुई हैं, किसी भी हवाले से मुझसे डिस्कस करने, अगर कोई उलझन आपकी दूर नहीं होती, इंशाल्लाह मैं उसमें आपको पूरा प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप उसको उठाकर एक तरफ रख दें। आप कहते मैंने करना है, बस दैट्स इट, बस मैंने सोच लिया है कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का पहले स्टेप में टेस्ट जरूर क्लियर करना है। मैं 100 में से 90 मार्क्स हासिल करने हैं। मैंने सारे एमसीक्यू, सारा सिलेबस एक दफा गो थ्रू करना है, मैंने बार बार गो थ्रू करना है, मैंने इसके लिए डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना है, दिन रात मैंने मेहनत करनी है। तो मैं यकीन से आपको कहता हूं कि आप ये क्लियर कर लेंगे। एमसीक्यूज हैं, गलत मशीन ने चेक करने हैं, मशीन में पेपर जाता है मार्कों के बाहर आ जाता है, आपने सही उसको अटेम्प्ट किया हुआ है तो वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता कहीं पे भी। तो इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी हो, किसी भी किस्म की उलझन हो, किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो, प्लीज उसको उतार कर परे करें और इसके लिए प्रिपेयर करें फ्रॉम डे 1। टाइम के हवाले से मैं श्योर, अभी कोई भी श्योर नहीं है, क्योंकि पीपीएससी का अपना एक स्केड्यूल होता है, उसमें वो सेंटर्स की अवेलेबिलिटी देखते हैं, उसमें वो फिर ये भी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि हमारा स्टाफ कितना फ्री है। तो इसलिए कबल अज वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये टेस्ट कब होंगे। मोर लाइकली ये 2-3 मंथ्स तक आ जाते होते हैं। तो टेस्ट कब होगा इसके बारे में कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल यू विल हैव एनफ टाइम, क्योंकि अभी जैसे कोरोना पैंडेमिक है तो ये भी चीज़ आपको शायद थोड़ा मजीद टाइम दिलवा सकती है। हो सकता है कि वो टेस्ट जनवरी में ले जाएं कि थोड़ा सा ये सूरत हाल कोरोना की बेहतर हो। तो कहने का मकसद है कि ये बड़ा एक लकी चांस है कि आपके पास एनफ टाइम भी होगा और आपको लॉकडाउन की वजह से भी आपकी एक्टिविटीज पहले ही काफी महदूद है। तो इसलिए आप इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में प्रिपेयर करें और इसको आप हासिल करके रहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो इंशाल्लाह जी अब आपका ये सेशन जो है इसको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से आपसे अब इंटरेक्शन इस ग्रुप में रहेगी। डिस्कशन के लिए आप मेरा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपसे डिस्कस करूं और इंशाल्लाह कल आप तक पहला लेक्चर जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि वीकली 3 to 4 लेक्चर्स एटलीस्ट ऐड करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, और उससे जब तक फिर हम इंशाल्लाह लेकर मैक्सिमम सिलेबस कवर नहीं कर देते हम इसको प्रिपेयर करते रहेंगे। तब तक बेटे मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।